हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम 2013 से 2020 तक जो जीएस पेपर 1 में जो क्वेश्चन आए हैं, खासकर महिलाओं से रिलेटेड, उन सबको करेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लिंग आयु लिंग और तथा धर्म के बंधनों से मुक्त होकर भारतीय महिलाएं स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी रहीं। विवेचना कीजिए। तो इसका आंसर लिखते हैं कि अनेक धार्मिक एवं सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए सभी वर्ग की महिलाएं, खासकर इतिहास के टाइम में अगर आप देखें स्पेक्ट्रम बुक अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें आपको पता चलेगा कि 1857 ईस्वी में ही अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। इसके पश्चात पूरे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ठीक है, तो 1857 की क्रांति में कौन कौन शामिल था, मतलब खासकर जो महिलाएं हैं जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में काम किया और जो स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी रही। तो एक एक करके देखते हैं कि 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई तथा बेगम हजरत महल जैसी महिलाओं के साथ साथ कुछ सामान्य महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी हैं जो रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल। ठीक, आगे क्या है कि महिलाओं ने दुकानों पर धरना देने से लेकर विदेशी वस्त्रों को जलाने तक सभी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। महात्मा गांधी ने के राष्ट्रीय आंदोलन में के आगमन के पश्चात महिलाओं की भूमिका और अधिक बढ़ गई। फिर नमक सत्याग्रह आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित ने हिस्सा लिया। साथ ही उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। इस आंदोलन में कस्तूरबाई भी इनकी सहभागी बन गई। इन आंदोलनों में गरीब वर्ग से भाग लेने वाली महिला मातंगिनी हजारा का नाम प्रमुख है। मैडम बीकाजी कामा, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, रेहान तैयब जी इत्यादि महिलाओं के बिना किसी धार्मिक लैंगिक बंधन के विभिन्न धर्मों का प्रतिनिधित्व किया। कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर संघर्ष किया। तो 1917 में बानो बेगम ने लखनऊ में विरोध मार्च का नेतृत्व किया। रानी गाइदिन्यू के विद्रोह के कारण मात्र 14 वर्ष की आयु में उन्हें जेल में डाल दिया गया। फिर की स्वतंत्रता आंदोलन में उषा मेहता, सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली इत्यादि महिला नेताओं ने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अहिंसक आंदोलन का सहारा लिया। तो कैप्टन लक्ष्मी सहगल, प्रीतिलता वाडेकर, कल्पना दत्त इत्यादि ने क्रांतिकारी आंदोलन का सहारा लिया। महिलाओं ने कुरियर के रूप में काम किया तथा क्रांतिकारियों को भोजन प्रदान किया और उन्हें छिपाने का काम किया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महिलाओं के बिना किसी बंधन के संघर्ष में भाग लिए तथा अनेक बार नेतृत्व भी किया। तो हमने इसमें देखा कि महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह से अग्रणी रही, कौन कौन नाम थे, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित ने सत्याग्रह में भाग लिया और कस्तूरबाई और कई सारे आंदोलन हुए, जैसे नमक सत्याग्रह हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, मैडम बीकाजी कामा, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, रेहान तैयब, कैप्टन लक्ष्मी सहगल सुभाष चंद्र बोस के साथ रही, जो बानो बेगम ने लखनऊ में विरोध मार्च किया, रानी गाइदिन्यू के विद्रोह के कारण 14 वर्ष की आयु में जेल हो गई, उषा मेहता, सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, प्रीतिलता वाडेकर, कल्पना दत्त, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। और इन सभी के नामों को आप नोट डाउन कर लें और याद कर लें कि हो सकता है ये क्वेश्चन फिर से आ सकता है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, अभी 2013 में है और शायद 2016 में भी ये सेम थोड़ा सा टर्म चेंज हो गई है, इसकी क्वेश्चन का अंदाज बदल दिया गया, लेकिन आंसर कुछ ना कुछ लगभग ऐसा ही है। तो चलिए वही क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। क्वेश्चन है 2016 में आया था जीएस पेपर 1 में,
स्वतंत्रता संग्राम में विशेष तौर पर गांधीवादी चरण के दौरान महिलाओं की भूमिका क्या है? जो हमने पिछले पढ़ा वो उसमें ही महिलाओं की भूमिका या महिलाओं ने किस तरह से स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी रही वो, और ये क्वेश्चन लगभग सेम ही है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध वीरता, साहस तथा नेतृत्व की क्षमता का अभूतपूर्व परिचय दिया। गांधी युग से पूर्व भी महिलाओं की भागीदारी ने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो हम पहले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं। नेक्स्ट है 1857 के पूर्व भी भीमाबाई होलकर, किन्नौर की रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई व लखनऊ की बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो हम अभी पहले वाले आगे है कि 1905 के बंगाल विभाजन के दौरान, क्या है 1905 के बंगाल विभाजन के दौरान के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन में, क्या है स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महिलाओं को एक राजनीतिक मंच प्रदान किया, जिसके राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने वाली महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ती ही चली गई। गांधी जी जब कांग्रेस से जुड़े तब उन्होंने यहाँ की महिलाओं को स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ा। कौन सा है? स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ना शुरू किया। महिलाओं ने होम रूल आंदोलन में भी भाग लिया, लेकिन गांधी के आगमन के बाद महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम में भागीदार बनने का एक नया रूप मिल गया। फिर 1920 के असहयोग आंदोलन में सरोजिनी नायडू, सरला देवी, अरुणा आसफ अली, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी आदि नेताओं ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भागीदारी ने सदियों पुरानी सामाजिक बंधन को तोड़कर घरों की चारदीवारी से बाहर निकली और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महिलाएं सार्वजनिक सभा का आयोजन करती, विदेशी कपड़ों के बहिष्कार में हिस्सा लेती, शराब की दुकानों के आगे धरना देती और इसके साथ ही अन्य रचनात्मक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेती। इस दौरान इन्होंने यह साबित किया कि वे राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। और जब वर्ष 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया तो बड़ी संख्या में महिलाओं ने सत्याग्रह में भाग लेकर अपनी शक्ति का परिचय दिया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाएं गांधी जी के करो या मरो के नारे के साथ हिंसात्मक गतिविधियों में भाग लेने लगी, जैसे रेल की पटरियों का उखाड़ना, सरकारी कार्यालय में आग लगाना, पुलिस पर पथराव करना। इस दौरान अरुणा आसफ अली भूमिगत होकर आंदोलन का संचालन रेडियो प्रसारण के माध्यम से करती रहीं। तो ये स्वतंत्रता संग्राम में गांधीवादी चरण के दौरान महिलाओं की भूमिका का हमने आंसर देखा, जिसमें कुछ नाम है भीमाबाई होलकर, किन्नौर की रानी चेन्नम्मा, लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल। और बंगाल विभाजन के दौरान कई महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़ हिस्सा लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महिलाओं को एक राजनीतिक मंच प्रदान किया और उसमें फिर जब गांधी जी जब कांग्रेस से जुड़े तो स्वाधीनता आंदोलन चलाया। महिलाओं ने होम रूल आंदोलन में भी भाग लिया। उसके बाद जब गांधी जी का आगमन हुआ तो असहयोग आंदोलन में सरोजिनी नायडू, सरला देवी, अरुणा आसफ अली, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी आदि महिलाओं ने भाग लिया। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भी महिलाओं ने भाग लिया। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में हमने देखा कि हिंसात्मक गतिविधियों में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जिसमें से उन्होंने क्या किया कि रेल की पटरियों को उखाड़ना शुरू किया, सरकारी कार्यालयों में आग लगाई, पुलिस पर पथराव किए। और अरुणा आसफ अली जो कि क्या थी, बहुत गुप्त रूप से रेडियो के प्रसारण के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को हवा दे रही थी। आई होप आपको ये आंसर अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2013 में आया था जीएस पेपर 1 में, था कि महिला संगठनों को लिंग भेद से मुक्त करने के लिए पुरुषों की सदस्यता को बढ़ावा मिलना चाहिए, टिप्पणी कीजिए। तो महिला संगठनों में बढ़ती पुरुष सदस्यता का विचार इस अभिप्राय से प्रेरित है कि महिला संगठनों में सभी सदस्य महिलाओं के होने से एक जन समुदाय में संदेश गया कि यह संगठन पुरुषों के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित है। क्या है? पूर्वाग्रह से ग्रसित है। महिला संगठनों में बढ़ती पुरुष सदस्यता का विचार, ठीक है। फिर कानून के दुरुपयोग के बढ़ते मामलों की पृष्ठभूमि में महिलाओं के हितों की रक्षा करना है। क्या हुआ कि जब भी कानून बना, जैसे घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिला संरक्षण अधिनियम आया 2006 में, तो उसमें क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा इस कानून का दुरुपयोग होने लगा महिलाओं के द्वारा, और यही इसलिए लिखा है कि यह संगठन पुरुषों के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित है और कानून के दुरुपयोग के बढ़ते मामलों की पृष्ठभूमि में महिलाओं के हितों की रक्षा करता है, ठीक है। और उदाहरण में क्या है? घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिला संरक्षण अधिनियम। महिला संगठनों पर लैंगिक पक्षपात का आरोप लगाया गया। क्या है कि महिला संगठनों पर लैंगिक पक्षपात का आरोप लगाया गया और इसे दूर करने के उपाय के रूप में महिला संगठनों में पुरुष सदस्यता की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया गया। क्या है? पुरुष सदस्य क्यों बढ़ाई गई? क्योंकि महिला संगठनों पर लैंगिक पक्षपात, इसको अंडरलाइन करना है, लैंगिक पक्षपात का आरोप लगाया गया, इसी वजह से पुरुष सदस्यता की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया गया। हालांकि यह तर्क दिया जाता है कि महिला संगठन पुरुषों के दृष्टिकोण को देखने में सक्षम नहीं हो सकता है। क्या है? महिला संगठन पुरुषों के दृष्टिकोण को देखने में सक्षम नहीं हो सकता है और इससे पुरुषों की समस्याओं की उपेक्षा हो सकती है, ठीक है, और विकृति उत्पन्न हो सकती है। पुरुषों की मानसिकता को एक पुरुष अच्छी तरह से समझ सकता है। तो इसलिए क्या हुआ है कि पुरुष सदस्यों की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया गया था कायम में महिला संगठनों में। कुछ लोगों का कहना है कि समाज में व्याप्त लिंग भेद से संघर्ष करना सिर्फ महिलाओं की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि कुछ लोगों का कहना है कि समाज में व्याप्त लिंग भेद से संघर्ष करना सिर्फ महिलाओं की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें पुरुषों को भी इस बुराई से संघर्ष करना चाहिए। नेक्स्ट है कि महिला संगठन में मौजूद पुरुष सदस्य महिलाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों को अन्य पुरुष सदस्यों के सामने बेहतर ढंग से प्रकट कर सकते हैं। हालांकि यह जरूरी नहीं है, महिलाएं बड़े अच्छे से कर सकती हैं। तो महिला संगठन में मौजूद पुरुष सदस्य महिलाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों को अन्य पुरुष सदस्यों के सामने बेहतर ढंग से प्रकट कर सकते हैं। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि महिला की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून का दुरुपयोग होता है। ऐसा विभिन्न मामलों में देखा गया है। महिलाओं द्वारा पुरुष व इनके अन्य पारिवारिक सदस्यों पर दहेज, शारीरिक शोषण इत्यादि का आरोप लगाया जाता है। इन आरोपों की जांच की मांग की जाती है। जांच में महिला संगठन की भूमिका अहम होती है। इनमें कुछ महिलाएं पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकती हैं। जांच में पुरुषों को शामिल करने से संगठन द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों में तार्किक रूप से संतुलन स्थापित होने की ज़्यादा संभावना होगी। तो जो महिला संगठनों में पुरुष की सदस्यता क्यों होनी चाहिए, क्यों बढ़ावा मिलना चाहिए, इसके ऊपर हमने टिप्पणी लिखी। आई होप आपको ये टिप्पणी पसंद आई होगी। तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को सब शेयर कीजिए। और ये क्योंकि महिलाओं के ऊपर मैंने पूरा एक अभी जितना भी टाइम लगता है उस पूरा महिलाओं के ऊपर बनाया है ये वीडियो। महिलाओं से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं जीएस पेपर 1 में, तो अभी
और भी क्वेश्चन है, उनको हम करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है जो 2014 में आया था कि भारत में एक मध्यम वर्गीय कामकाजी महिला की उपस्थिति को वृत्तचित्र या पैट्रियार्की किस प्रकार प्रभावित करता है। ये क्वेश्चन बहुत ये समझिए कि रिपीट हो सकता है, क्योंकि अभी 2020 में और 2021 में जो जेंडर गैप इंडेक्स आया है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई है, उसमें इंडिया की रैंक बहुत नीचे है। बहुत नीचे मतलब 140वें स्थान पर है। अगर टोटल कंट्री कितनी है उसमें 156 कंट्री में 140वें नंबर पर है। इसके पहले बहुत अच्छी रैंक थी, मतलब बहुत अच्छी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर 28 पायदान ऊपर था भारत। तो हमें इसके बारे में देखना है और इसके बारे में लिखेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं इसका आंसर लिखना। कि भारत में पैट्रियार्की ने विशेष रूप से मध्यम वर्गीय कामकाजी महिलाओं को काफ़ी प्रभावित किया है। और ये बिल्कुल सही बात है कि अधिकतर मध्यम वर्गीय कामकाजी महिलाओं को ही इसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। भारत के समाज में परिवार का परंपरागत मुखिया प्रायः पुरुष ही होता है। यहाँ यह रूढ़िवादी सोच कि महिलाओं का मुख्य कार्य घर और बच्चों को संभालना है जो है काफ़ी दृढ़ है। यदि मध्यम वर्गीय महिलाएं घर के बाहर नौकरी करती हैं तो उन्हें दोहरी जिम्मेदारी झेलनी पड़ती है और नौकरी के साथ साथ घर की भी संभालना पड़ता है। कई जगह महिलाओं को उनकी पुरुष समकक्ष की तुलना में कम वेतन मिलता है। ये जो है, आपने मनरेगा की जो अभी रिपोर्ट आई थी, हालिया रिपोर्ट, जिसमें देखा गया था कि कई स्टेटों में जो है मनरेगा का फंड खत्म हो चुका है। और उसके पहले कुछ 2 या 3 दिन पहले ही एक और रिपोर्ट आई थी जिसमें एक आर्टिकल आया था जिसमें लिखा था कि महिलाओं को जो वेतन होता है वो जेंडर बेस पे होता है। और अगर वो जेंडर बेस पे होता है वो तो ठीक, साथ में अगर वो अनुसूचित जाति या जनजाति का मजदूर है तो उसमें उसको भुगतान करने में बहुत देरी कर दी जाती है। तो ये बात सही है इसमें कि पुरुष समकक्ष की तुलना में कम वेतन मिलता है महिलाओं को। एक तो महिलाओं को मिलता भी है, और अगर वो SC ST कैटेगरी की हैं तो उनको भुगतान देने में विलम्ब किया जाता है। उनकी आय परिवार के लिए एक अतिरिक्त आय ही मानी जाती है। भारत में महिलाओं को नौकरी करना उनके पति की इच्छा पर निर्भर करता है। एक कामकाजी महिला को उस समय भी दोषी ठहराया जाता है जब बच्चों की देखभाल में कोई कमी रह जाए। वो ये नहीं देखते हैं कि वो महिला कहीं एक कामकाजी महिला भी है। इस कारण कई बार उसे नौकरी छोड़नी पड़ती है। हाल के आर्थिक सर्वेक्षण में पता चला है कि भारत में महिला का कार्यबल की भागीदारी जो है 30% से कम ही है। भारत में महिलाओं को एक खास तरह की नौकरी के लिए भी ज़्यादा पसंद किया जाता है, वो शिक्षण और नर्सिंग, मतलब टीचिंग और नर्सिंग में से इनको सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि पैट्रियार्की भारतीय समाज मध्यम वर्गीय कामकाजी महिलाओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। हालांकि वर्तमान में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तनों के कारण कामकाजी महिलाओं की अवस्थिति में बदलाव आ रहा है तथा उनके कार्यों का महत्व दिया जा रहा है। पुरुषवादी सोच में बदलाव आ रहा है तथा महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दे रही हैं। तो भारत में जो मध्यम वर्गीय कामकाजी महिलाओं, उनको पैट्रियार्की किस तरह से प्रभावित करती है, इसका आंसर हमने देखा। इसमें हमने कई सारे मुद्दों को देखा, जिसमें ये देखा कि पुरुषों की रूढ़िवादी सोच, सिर्फ पुरुषों की नहीं कि उनकी पूरी फैमिली में जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनकी भी सोच वैसी ही है। तो जो आने वाली उनके घर में जो बहू होती हैं तो उनका शोषण भी वो भरपूर तरीके से करते हैं, जिस तरह से वहाँ के जो उस फैमिली में जो पुरुष प्रधान पुरुष रहते हैं वो। तो ये एक समस्या है। वो इसलिए भी ऐसा हो सकता है क्योंकि जो
नया मेंबर आया है फैमिली में और वो जॉब करता है, खासकर महिला की बात करें अगर, और जो उसमें वृद्ध महिला है, मतलब या उसकी सास कह लो या बहू कह लो, या वो सास कहना चाहिए, सास है जो, अगर वो कम पढ़ी लिखी है तो ये 100% समझिए कि अगर वो महिला बाहर जा रही है काम करने या कोई नौकरी करती है तो उसके काम में वो बाधा उत्पन्न करती ही रहेगी। यह एकदम हर घर की कहानी है जहाँ जहाँ पर ऐसे चीज़ें हैं। और शायद यही वजह है कि जो कामकाजी महिलाएं खासकर जो जॉब भी करती हैं कहीं बाहर, उनकी बच्चों की देखभाल में कुछ कमी हो जाती है। तो कई बार तो ऐसा हो जाता है कि उनके हस्बैंड जो है वो ये बोलते हैं कि तुम बच्चों को देखभाल ज़्यादा करो, बच्चों पे ध्यान ज़्यादा दिया करो, चाहे नौकरी छोड़ दो। तो इस वजह से उनको नौकरी भी छोड़नी पड़ती है। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा अभी आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है उसमें जो कामकाजी महिलाएं हैं, मतलब जो जॉब करने वाली महिलाएं, उनकी भागीदारी बहुत कम है। जिससे हो ये रहा है कि एक एक अगर दो समूह मान के चलें, पुरुष और महिला, तो पुरुषों की संख्या तो चलो ठीक ठाक है, लेकिन महिलाओं की संख्या उसमें बहुत कम है, नगण्य है कहना चाहिए, एक प्रकार से आधी भी नहीं है। तो हम एक बहुत बड़े जन समुदाय को अपनी भारत की जीडीपी से अलग थलग करके रखा हुआ है। और यही एक वजह है कि इंडिया में जो जीडीपी का ग्रोथ होना चाहिए, जिस गति से होना चाहिए उस गति से नहीं हो पा रहा है। आई होप आपको ये पैट्रियट की पैटर्न समझ में आया होगा। तो इस आंसर में अगर आप कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करना चाहें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिए। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। 2014 में ही एक और क्वेश्चन आया था कि क्या कारण है कि भारत के कुछ अत्यधिक समृद्ध प्रदेशों, क्या है, अत्यधिक समृद्ध प्रदेशों में महिलाओं के लिए प्रतिकूल स्त्री पुरुष अनुपात है। क्या है प्रतिकूल स्त्री पुरुष अनुपात है? तो हम इसमें जनगणना का डेटा डाल रहे हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कुछ राज्य जैसे दिल्ली हुआ, पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग, जो अन्य राज्यों की तुलना में आर्थिक रूप से समृद्ध है, किंतु लैंगिक दृष्टि से देश में सबसे पिछड़े राज्य हैं। इन तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि उक्त प्रदेशों में महिलाओं के प्रति भेदभाव काफी अधिक है। पुरुषवादी रूढ़िवादी सोच अभी भी बरकरार है। हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में लड़कियों पर खाप पंचायत द्वारा लगाए गए प्रतिबंध और दहेज जैसी कुप्रथाओं के कारण लोग लड़की पैदा करने से डरते हैं। यहाँ लड़कियों को वस्तु के रूप में देखा जाता है। समृद्धि को स्थायी बनाए रखने की चाह के कारण, क्या है, समृद्धि को स्थायी बनाए रखने की चाह के कारण लोग लड़की की कामना करते हैं, लोग लड़कों की कामना करते हैं, सॉरी, क्यों करते हैं? जिससे दहेज आदि के कारण धन का खर्च ना हो। समृद्ध प्रदेशों में लिंग जांच का प्रचलन बहुत ही सामान्य है क्योंकि इसके लिए अस्पताल और तकनीक आसानी से उपलब्ध है। ये बिल्कुल सही बात है। आज भी जो है कहीं कहीं पर ये मतलब लिंग परीक्षण होता है, जो गर्भ में जो शिशु है उसका लिंग परीक्षण किया जाता है। और भले ही कितने अच्छे कानून क्यों ना हो, गवर्नमेंट ने कितनी रोक टोक क्यों ना लगा दी, लेकिन जहाँ पर पैसा रहता है ना, जिनके पास पैसा रहता है और अगर उनकी मानसिकता पितृ सत्तात्मक मानसिकता है, तो ये आप ये समझिए कि डॉक्टर को चोरी छिपे ये लिंग परीक्षण करवा लेते हैं, बहुत अर्ली एज में करवा लेते हैं, जब जब जैसे ही मतलब बच्चा भ्रूण इतना बड़ा हो जाए कि उसमें लिंग डेवलप हो जाए, मतलब पता कर सकें कि बच्चा है, मतलब लड़का है लड़की है। तो जो तकनीकें आसानी से उपलब्ध हैं, लिंग जांच कन्या भ्रूण होने की दशा में भ्रूण हत्या कर दी जाती है। ठीक है,
हालांकि कुछ अन्य कारणों से समृद्ध प्रदेशों को छोड़कर सिक्किम, अंडमान निकोबार में भी लिंग अनुपात बहुत कम है, जिसके कारणों को पता लगाया जाना चाहिए। दूसरी तरफ केरल, पांडुचेरी जैसे प्रदेशों में लिंग अनुपात अधिक है। केरल, पांडुचेरी में क्यों? क्योंकि वहाँ पे इसलिए भी अधिक है क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन रेशियो जो है वो भी बहुत अच्छा है, एजुकेशन क्वालिटी बहुत अच्छी है, और यही वजह है कि केरल, पांडुचेरी जैसे प्रदेशों में लिंगानुपात अधिक है। भारत के कुछ समृद्ध प्रदेशों तथा कुछ अन्य प्रदेशों में लिंगानुपात का सही करने हेतु रूढ़िवादी सोच बदलने की आवश्यकता है। क्या है? रूढ़िवादी सोच बदलने की आवश्यकता है। साथ ही इस बुराई से निपटने के लिए कानून को सख्ती से पालन करना अनिवार्य है। और सिर्फ कानून बनाना ही नहीं है, हमें लोगों को जागरूक करना सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि अब एक बहुत बड़ा जन समुदाय ऐसा है जो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, और जिस तरह से अभी महामारी के बाद से जो घटनाएं हैं, जो स्कूली शिक्षा से बच्चे वंचित हो गए हैं, कहीं ना तो पढ़ना ही छोड़ दिया है। अगर मान लो कोई, खासकर लड़कियों की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र में जो लड़कियां हैं उन्होंने पढ़ना ही, स्कूल जाना ही बंद कर दिया है। और यही एक वजह है कि महिलाओं के लिए प्रतिकूल स्त्री पुरुष अनुपात देखा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे महिलाएं शिक्षित नहीं है, और जहाँ पर महिलाएं शिक्षित नहीं है वहाँ पर ये समस्या हमेशा के लिए बनी रहेगी। तो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो हम आगे देखेंगे। तो अभी हम और क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। ये क्वेश्चन 2014 में ही आया था कि ऐसे विभिन्न आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक बलों पर चर्चा कीजिए जो भारत में कृषि के बढ़ते हुए महिलाकरण को प्रेरित कर रहे हैं। इसमें हमें बताना है कि महिलाओं का योगदान कृषि में अधिकतर अब क्यों हो रहा है, क्या कारण है, तो उनको हमें इसमें बताना है। आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक बलों पर चर्चा करनी है। तो स्टार्ट करते हैं कि कृषि का महिलाकरण, ये टर्म को आप इसे अंडरलाइन करना है, कृषि का महिलाकरण या कृषि क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भूमिका। कृषि गतिविधियों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है। कृषि क्षेत्र में महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। भारतीय कृषि का बढ़ता नारीकरण, क्यों बढ़ रहा है नारीकरण और क्या वजह है इसकी, चलिए एक करके देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से बेहतर आजीविका की तलाश में पुरुषों का नगरों की ओर प्रवासन। नए महिलाओं को क्या है, पुरुषों का नगरी की ओर प्रवासन ने महिलाओं को कृषि कार्यों में संलग्न होने के लिए मजबूर कर दिया है। एक कारक तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी की समस्या ने महिलाओं को कृषि कार्य के लिए विवश कर दिया। कौन सी है? गरीबी की समस्या, जिससे कि वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार में अपना योगदान दे सकें। भारत में अभी भी कृषि क्षेत्र में तकनीकी सुविधाओं की कमी है। यहाँ पारंपरिक तरीकों का अधिक प्रचलन है। पुरुषों की कमी और कृषि के पारंपरिक तरीकों के प्रचलन ने महिलाओं को कृषि क्षेत्र में जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, क्या है? पारंपरिक तरीकों का अधिक प्रचलन है, पुरुषों की कमी हो गई है क्योंकि वो नगरों की ओर प्रवेशन कर चुके हैं, और कृषि के पारंपरिक तरीकों के प्रचलन ने महिलाओं को कृषि क्षेत्र में जाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता की कमी और व्यावसायिक कौशल के निम्न स्तर में महिलाओं को कृषि कार्य की ओर जाने के लिए मजबूर किया है, क्योंकि महिला सक्षम नहीं है और इनमें कोई ऐसा कौशल नहीं है, कोई कौशल की कमी की वजह से भी उनको सिर्फ एक ही काम करवाया जाता है, वो क्या है, कृषि कार्य में उनको अच्छी तरह से भागीदारी कर सकती हैं। सरकारी कल्याण कार्यक्रमों में वृद्धि ने, जो सरकारी कल्याण कार्यक्रम है उसमें पुरुषों की वृद्धि ज़्यादा है, तो पुरुषों की राज्य सहायता प्राप्त गतिविधियों में संलग्न किया है, जिससे महिलाओं को कृषि क्षेत्र में जाना पड़ता है। नेक्स्ट लिखा है कि महिलाओं को घर से बाहर निकलकर कोई अन्य व्यवसाय करने की परंपरा नहीं है, जिससे वे कृषि कार्यों की ओर प्रेरित होती हैं। यहाँ पर ये प्रेटी और ये वाला हमने अभी पहले देखा है
वो आ गया कि घर से बाहर निकलकर कोई अन्य व्यवसाय करने की परंपरा नहीं है, जिससे वे कृषि कार्यों की ओर प्रेरित होती हैं। कृषि कार्यों में महिलाओं की भागीदारी प्राचीन काल से ही रही है। इस तरह स्पष्ट है कि अनेक आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भारत में कृषि के बढ़ते हुए महिलाकरण में अपना योगदान देते हैं। तो ये जो है हमने बताया कि महिला क्यों कृषि की ओर, मतलब कृषि में महिलाकरण क्यों हो रहा है, नारी बढ़ता नारीकरण के क्या क्या कारण है उसके हमने देखा, उसमें पेट्रियोर की अहम है। साथ में कुछ योजनाएं हैं और महिलाओं का पढ़ा लिखा ना होना, महिला का एजुकेशन या शिक्षा में कमी रहना भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या है। और क्वेश्चन क्या है, आप उन आंकड़ों को किस प्रकार स्पष्ट करते हैं जो दर्शाते हैं कि भारत में जनजातीय लिंगानुपात, मतलब एसटी और एससी जातियों के बीच लिंगानुपात के मुकाबले महिलाओं के अधिक अनुकूल है। मतलब एसटी में ज़्यादा लिंगानुपात जो है वो अच्छा है और एससी में बहुत खराब है। तो इसका आंसर हम लिखते हैं कि भारत में जहाँ संपूर्ण लिंगानुपात कितना है, 2011 की जनगणना के अनुसार 943 है, वहीं एसटी में कितना है, 990 है, और एससी में कितना है, वो एवरेज है, जितना अपना संपूर्ण लिंगानुपात के बराबर ही है। बाल लिंगानुपात के मामले में भी एसटी की स्थिति एससी की से बहुत अच्छी है। इसका एक कारण क्या है वो भी आप आगे देखेंगे। तो आंकड़ों से पता चलता है कि एसटी में साक्षरता दर निम्न है। क्या है, अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता दर निम्न होने की वजह से एसटी की स्थिति एससी से बेहतर है। सिर्फ ये किस उसमें है, किस कंटेक्स्ट में है, ये है लिंगानुपात के कंटेक्स्ट में। एसटी में साक्षरता दर निम्न होने के बावजूद उच्च लिंगानुपात का प्रमुख कारण यह है कि उनमें लिंग समानता की भावना का पाया जाना है। इस समुदाय में महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया जाता है। और मैंने तो कहीं कहीं ये देखा है एसटी के बारे में, अगर आप सोशियोलॉजी जो इनको सोशियोलॉजी ऑप्शनल है वो इसको इस बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि पूर्वोत्तर और दक्षिण में एसटी समूह में जो है मात्र सत्तात्मक प्रथा प्रचलित है। क्या है, मात्र सत्तात्मक प्रथा प्रचलित है। तो यह होता है कि वहाँ पे जो मुखिया होता है वो महिला होती है और महिला को ही बड़े उसका पूरा उत्तराधिकार होता है घर संभालने का, तथा महिलाओं को ही उत्तराधिकार मिलता है। अनेक एसटी में तो विवाह के समय कन्या पक्ष को पैसे दिए जाते हैं। हमारे यहाँ जो डाउरी होती है वो मतलब वधू पक्ष जो है वर पक्ष को देती है, लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है। ठीक है, एसटी समाज में महिलाओं के लिए कोई सामाजिक पूर्वाग्रह नहीं है, किंतु एससी में ऐसी सामाजिक व्यवस्था तथा सोच नहीं है। उनका समाज पुरुष प्रधान है तथा पुरुषों एवं महिलाओं में समानता बहुत कम है। यही कारण है कि लिंगानुपात एससी में बहुत कम है। गरीबी के दुष्चक्र में फंसी अनुसूचित जातियों या एससी में बालिकाओं को बोझ समझा जाता है। जैसे कि अभी मैंने पिछले उस क्वेश्चन में देखा था कि पारिवारिक आय के लिए पुरुषों पर निर्भरता है। क्या है, पुरुषों पर निर्भरता है, जिससे क्या होता है, बालिकाओं के जन्म को हतोत्साहित करता है। कन्या भ्रूण हत्या के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, शिक्षा का अभाव हमने पहले ही बता चुके हैं, और अपौष्टिक भोजन, निम्न स्वास्थ्य व्यवस्था इत्यादि क्या है जो एससी में निम्न लिंगानुपात के लिए जिम्मेदार है। भ्रूण हत्या, शिक्षा का अभाव सबसे ज्यादा है। क्या है, शिक्षा का अभाव सबसे बड़ा फैक्टर मैं तो मानता हूँ। और उसके बाद आता है आपका पौष्टिक भोजन की कमी, जिससे क्या होता है, उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है या अच्छा नहीं रहता है, वो कुपोषित रहती हैं और वही माँ बनती हैं, फिर उनका जो बेबीज होते हैं वो भी कमजोर होते हैं। तो इसी वजह से WHO ने बताया है कि जो एससी कम्युनिटी, इंडियन एससी कम्युनिटी है, उनके बच्चे जो है सुभेद होते हैं, वो 5 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहते हैं, संवेदनशील होते हैं, काफी कुपोषित होते हैं, क्योंकि उनके पास
सबसे बड़ी चीज़ है वो क्या है, पैसे की कमी है, और यही वजह है। और समाज से उपेक्षित वर्ग समझा जाता है, इसलिए भी उनको शिक्षा और अदर चीज़ों में उनकी भागीदारी बहुत कम होती है। जनजातियों की उक्त स्थिति के लिए एक यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि गरीब और निरक्षर होती हैं। कौन? एसटी कम्युनिटी जो है क्या है, एक तो निरक्षर होते हैं और गरीब भी होते हैं। इसलिए वे जन्म लेने वाले बच्चे की लिंग की जांच की तकनीक से प्रायः अनभिज्ञ होते हैं, और कुछ जानते भी हैं तो उक्त तकनीक उनकी पहुंच से बहुत दूर होती है। और अधिकतर ये देखा गया कि जो एसटी कम्युनिटी वो जंगलों में रहती है, वहाँ पर मेडिकल सुख सुविधाएं जो भी होती हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं, उनको दूर दूर तक नहीं होती हैं, तो वो इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ हैं। इस प्रकार नकारात्मक कारक भी जनजातियों में उच्च लिंगानुपात है और इनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यही कारण है कि जो जनजातीय लिंगानुपात है वो अनुसूचित जनजाति के लिंगानुपात के मुकाबले काफ़ी अच्छा है। तो अभी हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में महिलाओं पर ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट क्या है। तो ग्लोबलाइजेशन के ने क्या किया है कि भारत में हर समुदाय को प्रभावित किया है। इससे महिलाएं भी प्रभावित हुई हैं तथा ये प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप से है। ग्लोबलाइजेशन के परिणाम स्वरूप मल्टीनेशनल कंपनी में वृद्धि हुई है, जिसमें महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर प्राप्त हुए हैं। लेकिन ये नए अवसर किनको मिलते हैं? जो शिक्षित हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा है, और जब वो शिक्षित होती हैं तो उनके बैंकिंग वगैरह प्रणाली को काफ़ी अच्छी तरह से समझती हैं, इसलिए उनको रोजगार के अवसर मिलते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग इत्यादि क्षेत्रों में विस्तार हुआ है, जिससे रोजगार के अवसर में वृद्धि हुई है। ग्लोबलाइजेशन के उदारवादी मूल्यों ने महिलाओं के अधिकारों को स्वीकार किया है। नई नौकरियों के साथ महिलाओं के लिए भी उच्च वेतन के अवसर प्राप्त हुए हैं, जो आत्मविश्वास और जीवन स्तर को बढ़ाता है तथा लिंग समानता को बढ़ावा मिलता है। तो क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य और बैंकिंग प्रणाली में सुधार आया है, नए अवसर आते हैं। कि क्या हुआ कि मल्टीनेशनल कंपनी में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट आगे लिखते हैं, इससे महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी सोच है में बदलाव आ रहा है। इंदिरा नूई, उषा सुब्रमण्यम, चंदा कोचर इत्यादि ऐसे नाम हैं जो यह प्रदर्शित करते हैं कि महिलाओं की पहुंच अब उच्च स्तरीय पदों पर भी है। कौन कौन? इंदिरा नूई, उषा सुब्रमण्यम, चंदा कोचर इत्यादि। अब महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। हर एक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई है। मीडिया, फैशन उद्योग, खेल इत्यादि जैसे नए मार्गों ने महिलाओं के लिए द्वार खोल दिए हैं। हालांकि महिलाओं की ऐसी स्थिति एक वर्ग विशेष तक ही सीमित है। जैसे कि मैंने बताया कि वो ST कम्युनिटी जो है, जो जिनकी शिक्षा दीक्षा अच्छे से नहीं हो पाई, इनका लालन पालन या स्वास्थ्य पोषण में कमी रह गई है, वो इन सब चीज़ों से वंचित है। सकारात्मक प्रभाव देखते हैं। सकारात्मक प्रभाव के साथ साथ नकारात्मक प्रभाव भी महिलाओं पर पड़े हैं। रोजगार के अवसरों में वृद्धि के साथ साथ महिलाओं पर दोहरा दबाव पड़ा है। ऐसी महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है जिन्हें बाहर के कामकाज के साथ साथ घरेलू कामकाज भी करने पड़ते हैं। महिलाओं के प्रति अपराध आसान हो गया है। कार्यस्थल पर उत्पीड़न होता है। क्या हुआ? महिलाओं के प्रति
अपराध आसान हो गया है, कार्यस्थल पर उत्पीड़न होता है, शोषण होता है। ग्लोबलाइजेशन के कारण उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास हुआ है, जिससे महिलाओं का उपयोग की वस्तु समझा जाता है। एक अन्य नकारात्मक प्रभाव यह है कि बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा के कारण महिलाओं के पारंपरिक रोजगार के अवसरों में कमी आई है। क्या है? बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा के कारण क्या है? महिलाओं के जो पारंपरिक रोजगार के अवसरों में गिरावट आई है, और यही कारण है कि और बस्ता वैश्वीकरण ने महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार किया है, किंतु इसके नकारात्मक प्रभाव भी पड़े। तो हमने देखा कि महिलाओं पर वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव के बारे में चर्चा की कि किस तरह से कुछ महिलाएं जो हैं, मैं कुछ ही इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत बड़ा जन समुदाय जो है वो समाज में तो रहता है साथ में पुरुष प्रधान देश में, लेकिन जो जीडीपी में इनका योगदान जो है नगण्य ही है, बहुत नगण्य है। और इनका जीडीपी में योगदान बढ़ाने के लिए इनको शिक्षित करना चाहिए। इनकी शिक्षा, स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, और हमारी गवर्नमेंट इसमें लगातार कार्य कर रही है, और हो सकता है भविष्य में इनका हमारी भारत की जीडीपी की ग्रोथ में अच्छा खासा इनका योगदान देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको ये आंसर पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत में महिलाओं से संबंधित प्रश्न 19वीं शताब्दी के सामाजिक सुधार आंदोलन के भाग के रूप में उठे थे। क्या था? सामाजिक सुधार आंदोलन के भाग के रूप में उठे थे। इस अवधि में महिलाओं से संबंधित मुख्य मुद्दे और विवाद क्या थे? तो चलिए लिखना शुरू करते हैं कि भारत में औपनिवेशिक शासन के आने से पश्चिमी शिक्षा पद्धति, क्या है? पश्चिमी शिक्षा पद्धति, उदारवादी विचारधारा और आधुनिक सोच का आगमन हुआ। पश्चिमी शिक्षा पद्धति के प्रभाव में आकर कई भारतीयों ने लंदन जाकर शिक्षा ग्रहण की, जिससे कि हुआ ये कि समाज में जागरूकता का विकास हुआ तथा भारत में व्यापक अनेक कुरीतियों और अंधविश्वास को समाप्त करने में कुछ हद तक मदद मिली। इसलिए 19वीं शताब्दी के दौरान कई सामाजिक सुधार आंदोलन चलाए गए। 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज में रूढ़िवाद और अंधविश्वास लोगों में गहराई तक समा चुका था तथा इसका सबसे अधिक प्रभाव महिलाओं पर था, जो समाज की हठधर्मिता और तर्कहीन प्रथाओं के अधीन प्रताड़ित की जा रही थी। उदाहरण के लिए महिलाओं की शिक्षा से वंचित रखना, उनका बाल विवाह करना, बहु विवाह करना, देवदासी की तरह रखना और सती प्रथा। महिलाओं को उत्तराधिकार के अधिकार से वंचित रखा गया, लेकिन ये कहीं कहीं पर है, मतलब ये एसटी कम्युनिटी में है जो वहाँ पर मात्र सत्तात्मक होता है, मतलब वहाँ पर महिलाओं को उत्तराधिकारी बनाया जाता है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। तो हम आगे लिख रहे हैं कि महिलाओं को उत्तराधिकार के अधिकार से वंचित रखा जाता है, उत्तराधिकार के अधिकार से वंचित रखा गया। कुछ क्षेत्रों में सती प्रथा प्रचलन में थी। पर्दा प्रथा समाज में महिलाओं के आदर्श का प्रतीक थी। कन्या भ्रूण हत्या भयावह पैमाने पर प्रचलित थी, और कन्या भ्रूण हत्या जो लिंगानुपात के बारे में पहले बता चुके हैं। महिलाओं की श्रम भागीदारी बहुत कम थी एवं महिलाएं घरों की चारदीवारी में दैनिक कामकाज तक ही सीमित थी। इस दौरान ब्रिटिश सरकार ने भी इस ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। हिंदू और मुस्लिम पर्सनल लॉ में व्याप्त रूढ़ियों के बावजूद दोनों को स्वीकार किया गया। क्योंकि किसी भी देश का विकास
किसी भी देश का विकास, आर्थिक और राजनीतिक विकास बिना समाज सुधार के संभव नहीं था। इसलिए कुछ अंग्रेजी शिक्षित अभिजात वर्ग ने समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करने के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया, जिनमें से कौन कौन है? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एम.जी. रानडे, केशव चंद्र सेन, ज्योतिबा फूले, आर.जी. भंडारकर आदि शामिल हैं। तो राजा राम मोहन राय के बारे में आगे लिखा है कि इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसी प्रकार केशव चंद्र सेन जो है, उन्होंने अंतर जातीय विवाह तथा ईश्वर चंद्र ने विधवा पुनर्विवाह के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य करे। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, प्रार्थना समाज आदि संगठनों की स्थापना। थियोसॉफिकल सोसाइटी, प्रार्थना समाज आदि संगठनों की स्थापना समाज में महिलाओं के उत्थान के लिए की गई। मानुषी, महिला आंदोलन, पत्रिकाओं आदि पत्रिकाओं का प्रकाशन महिलाओं के अधिकार के बारे में जन जन को जागरूक करने के लिए किया गया। कौन सी? मानुषी महिला आंदोलन। इस प्रकार समाज सुधार आंदोलनों के माध्यम से महिलाओं की सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए सकारात्मक प्रयास किए गए तथा महिलाओं की रूढ़िवादी और पक्षपाती सामाजिक मानदंडों से मुक्त कराने के लिए कानून भी बनाए गए। तो ये हमने देखा कि आधुनिक भारत में महिलाओं से संबंधित जो 19वीं शताब्दी के सामाजिक सुधार आंदोलन हुए थे, उसमें महिलाओं से संबंधित मुद्दे क्या थे और उनमें विवाद क्या थे। आई होप आपको ये आंसर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसका फिर आंसर लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के आंदोलन ने निरंतर सामाजिक स्तर की महिलाओं के मुद्दों को संबोधित नहीं किया है। महिलाओं के आंदोलन में ने निम्नतर सामाजिक स्तर की महिलाओं के मुद्दों को संबोधित नहीं किया है। अपने विचार से प्रमाण सिद्ध कीजिए। तो भारत में नारीवादी सक्रियता को गति कब मिल गई थी? 1970 के दशक में मिल गई थी। महिलाओं के आंदोलनों के लक्ष्यों और संरचनाओं के साथ साथ इनके बीच मतभेदों के बारे में पता चलता है। क्या है कि नारीवादी आंदोलनों का संबंध मध्यम वर्गीय महिलाओं की आकांक्षाओं और अवसरों से है। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि महिलाओं के आंदोलन में निम्नतर सामाजिक स्तर की महिलाओं के बारे में उनके संबोधित नहीं किया गया। तो फिर आगे क्या लिखा कि नारीवादी आंदोलनों में संविधान के तहत अवसर की समानता और शिक्षा, आजीविका और राजनीतिक भागीदारी में समान पहुंच पर ध्यान केंद्रित किया है। परिवार और व्यक्तिगत जीवन में पुरुष प्रभुत्व के सांस्कृतिक प्रतिमानों को चुनौती देने वाले ये महिला मुक्ति आंदोलन अपने रणनीतियों के माध्यम से महिलाओं में जागरूकता बढ़ाने का काम करती हैं। ऐसा माना जाता है कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में महिलाओं का उत्थान शुरू हुआ और इसकी शुरुआत सम्राट हिंदू परिवारों से हुई, जिसके द्वारा इसका विस्तार मुस्लिमों में हुआ। महिला सशक्तिकरण के दूसरे चरण में जमीनी स्तर पर उन संगठनों का उदय हुआ जो न केवल लिंग बल्कि जाति, वर्ग, संस्कृति के नाम पर उत्पीड़न झेल रही थी। और ये उत्पीड़न कौन है? वो अधिकतर कौन सी? मध्यम वर्गीय महिलाएं थी। इन आंदोलन में मजदूरों और आदिवासियों के साथ वामपंथी विचारधारा वाले लोग शामिल हो गए। कौन शामिल हो गया? आंदोलनों में मजदूरों के साथ और आदिवासियों के साथ वामपंथी विचारधारा के लोग शामिल हो गए। भारतीय महिला आंदोलन संगठनों को एक मिसाल के रूप में जमीनी स्तर पर होने वाले विकास, विशेष रूप से महिला मुक्ति संघर्ष संस्था द्वारा किया गया।
यह सही है कि भारत में नारीवादी आंदोलन ने मुख्य रूप से शहरी मध्यम वर्ग, मैंने क्या बोला, शहरी मध्यम वर्ग की महिलाओं को ज़्यादा प्रभावित किया, लेकिन इसका लाभ दूसरे वर्ग की महिलाओं को भी हुआ, लेकिन कुछ को हुआ, सबको नहीं हुआ। इन्हीं आंदोलनों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के कई स्वयं सहायता समूहों का गठन हुआ और चुनावी प्रक्रिया में इनकी बढ़ती भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि ये आंदोलन से प्रभावित हैं। तो हमने इस क्वेश्चन का जब आंसर लिखा तो उसमें हमने क्या देखा कि जो महिलाओं की जो आंदोलन हुए उनमें निम्नतर सामाजिक स्तर की महिलाओं की उपेक्षा की गई, या उपेक्षा नहीं की गई या उन तक पहुंचा ही नहीं गया। उनका टारगेट कहाँ था कि जो मध्यम वर्गीय परिवारों की महिलाएं हैं उन्हीं तक ही उन पर हो रहा है जो शोषण है, बस उन तक ही उनको लिमिटेशन हो रही थी। आई होप आपको ये क्वेश्चन और ये आंसर पसंद आया होगा। तो चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है 2019 में आया था जो कि महिला सशक्तिकरण जनसंख्या समृद्धि को नियंत्रण करने की कुंजी है, चर्चा कीजिए। महिला को अगर सशक्त कर दिया जाए तो उसकी जनसंख्या जो समृद्धि हो रही है उसको नियंत्रण किया जा सकता है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट तो अब नहीं लगता कि किसी को, उसने कई सारे कार्य कर लिए, कई सारी योजना बना ली, कई सारे योजनाओं के साथ साथ क्रियान्वयन भी किया, लेकिन जनसंख्या वृद्धि का जो नियंत्रण है वो नहीं हो पा रहा है। पॉपुलेशन अब अनकंट्रोल्ड हो गया है, उनका प्रोडक्शन अनकंट्रोल्ड मैनर में पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। और अभी रिसेंट में जो जनगणना होगी 2022 में, उसमें यह साबित हो, जो आंकड़े आएंगे वो बहुत ही भयावह होंगे। मुझे लगता है हम कहीं ना कहीं चीन से बहुत आगे ना निकल जाए। इसका आंसर लिखते हैं कि प्रसिद्ध अफ्रीकी कहावत है कि यदि एक पुरुष को शिक्षित किया जाए तो वह एक पुरुष तक ही सीमित रहता है, या एक व्यक्ति ही शिक्षित होता है, जबकि एक महिला को अगर शिक्षित कर दिया जाए तो वह पूरे संपूर्ण राष्ट्र को शिक्षित करती है। क्या है? अफ्रीकी कहावत है, महिला शिक्षित होकर संपूर्ण राष्ट्र को शिक्षित करती है। यह माना जाता है कि महिला का सशक्तिकरण करके जनसंख्या की तीव्र वृद्धि पर अंकुश लगाया जा सकता है। ये सही है, महिला का सशक्तिकरण करके जनसंख्या की तीव्र वृद्धि पर अंकुश लगाया जा सकता है, बिल्कुल लगाया जा सकता है। महिला सशक्तिकरण के से शिक्षित महिलाओं की संख्या में वृद्धि होगी। शिक्षित और जागरूक महिलाएं जनसंख्या निर्णयन के महत्व को समझ सकेंगी। कामकाजी महिलाओं की संख्या बढ़ने पर उनकी निर्णयन क्षमता में भी वृद्धि होगी, जिससे वो संतानों की संख्या को सीमित करने में भूमिका निभा सकती है। मान्यता है कि जागरूक महिलाएं बच्चों की बेहतर परवरिश को ध्यान में रखते हुए छोटे परिवार को प्राथमिकता देती हैं। एक सर्वेक्षण से यह पता चला है कि शिक्षित और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिलाओं द्वारा एक अथवा दो संतानों को प्राथमिकता दी जाती है। शिक्षित और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिलाओं के द्वारा, क्योंकि संतानों की संख्या का निर्णय अंततः पुरुष एवं महिला जोड़ों पर ही निर्भर करता है। अतः यह कहना उचित होगा कि महिला सशक्तिकरण जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का प्रभावी उपकरण साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में महिलाओं की समक्ष समय और स्थान संबंधी निरंतर चुनौतियां क्या क्या हैं। भारत में ऐतिहासिक काल से ही महिलाओं की स्थिति पुरुषों के सापेक्ष अधीनस्थ जैसी रही है। कैसी है? अधीनस्थ जैसी रही है। इस सामाजिक कुप्रथा से की जड़ें इतनी गहरी हैं कि लगभग 70 वर्ष के लोकतांत्रिक प्रयासों से भी स्थिति में संतोषप्रद परिवर्तन नहीं आ सका है। क्या है? 70 वर्ष के लोकतांत्रिक प्रयासों से भी स्थिति कैसी संतोषप्रद नहीं है। हाल के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में देखा है
के बारे में अगर चर्चा करें 2021 में आया है, उसमें भारत का स्थान कितना है? 140वां स्थान है 156 देशों में से। और ये जो है, जो 140वां स्थान है, उसमें नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार जैसे ये छोटे छोटे से देश जो नेबर कंट्रीज हैं, उनका स्थान इंडिया के जो ग्लोबल गैप इंडेक्स है उसमें कहीं अच्छा रैंक है उनका, लेकिन इंडिया का जो है 140वां रैंक है। इससे साबित होता है क्या कि जो कुप्रथाएं हैं वो अभी भी जारी हैं। भारत में महिलाओं के समक्ष समय एवं स्थान से संबंधित अनेक चुनौतियां विद्यमान हैं। उनके बारे में चर्चा करेंगे कि भारत में वैदिक काल से ही महिलाओं के प्रति भेदभाव के लक्षण प्रकट होने लगे थे। कहाँ से? वैदिक काल से ही महिलाओं को धार्मिक कर्मकांडों, अध्ययन एवं सभा में शामिल होने से संबंधी निहरताओं का सामना करना पड़ा या उनको मना कर दिया जाता था। आगे महिलाओं की स्थिति और भी गिरावट आई। पूर्व मध्यकाल तक भारत में बाल विवाह, सती प्रथा, बहु विवाह इत्यादि कुप्रथाएं व्यापक रूप से प्रचलित थीं। मध्यकाल में यही स्थिति बनी रही। ब्रिटिश काल में समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन, जिसके बारे में अभी पिछले क्वेश्चन में देखा, में आधुनिकता के प्रभाव में स्त्री शिक्षा, बाल विवाह विरोधी एवं स्त्री पुरुष समानता पर बल दिया गया। अंग्रेजों द्वारा भी कतिपय कानूनों के माध्यम से महिलाओं की स्थिति सुधारने का प्रयास किया गया, परंतु सामाजिक जड़ता तथा पितृसत्तात्मक सोच के कारण कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आ सका है। स्वतंत्रता के बाद भी भारत में संविधान एक विधान के माध्यम से ही प्रयास किए गए, परंतु वस्तु स्थिति आशा के अनुरूप नहीं बदल सकी है। महिलाओं के समक्ष स्थान संबंधी चुनौतियां की कुछ कम जटिलताएं नहीं है। महिलाओं को शिशु अवस्था में ही बालों की तुलना में पक्षपातपूर्ण पालन पोषण मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षा की गंभीर अपेक्षा की जाती है। शहरी क्षेत्रों में सामाजिक प्रदूषण जनित उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। भारत सहित संपूर्ण विश्व में कार्यस्थल पर महिलाओं का शोषण चर्चा का विषय बना हुआ है। अब ये मीटू कैंपेन स्टार्ट हुआ था, वो एक ज्वलंत मुद्दा है अभी जो मीटू कैंपेन हुआ था। उत्तर भारत के क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति दकियानुसी एवं रूढ़िवादी मानसिकता बनी हुई है। इसकी तुलना में दक्षिण भारत के राज्य कुछ प्रगतिशील अवश्य हैं। भारत में जनजातीय समाजों में मात्र सत्तात्मक, इसके बारे में हम पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं इसके बारे में, कि परंपरागत महिला अधिकार अधिक सुस्थापित है। अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज में बहुविवाह, हलाला जैसी कुप्रथाएं प्रचलित हैं। और निष्कर्ष हम यह पाते हैं कि भारत में समय एवं स्थान के संदर्भ में महिलाओं को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः इस स्थिति में ठोस प्रयास किए जाने चाहिए। बिना आदि आबादी का सहयोग लिए हम एक स्वस्थ समाज और प्रगतिशील राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन, महिलाओं के ऊपर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो पसंद आए होंगे। तो इस पूरी वीडियो को लाइक कीजिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। इस वीडियो को सभी महिलाओं, सभी लड़कियों तक शेयर जरूर करना, ताकि उनको एक्चुअल स्थिति क्या है उसके बारे में पता चल सके। साथ ही ये जितने भी क्वेश्चन हैं और इससे रिलेटेड, महिलाओं से रिलेटेड भी जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4 में जो क्वेश्चन आए होंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो अभी तक अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं कभी नेक्स्ट सेशन में।